हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 10 का सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने जारी किया गया है 2022-23 सेशन के लिए 80 मार्क्स का। और इसमें हम ए, बी और सी सेक्शंस कर चुके थे और आज करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में बच्चों 3 क्वेश्चन है हमें करने जो है, उसमें क्वेश्चन है 34, 35 और क्वेश्चन नंबर 36। अब ये तीनों क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स का है, यानी कि टोटल सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया आपका? 15 मार्क्स का हो गया। तो चलिए बच्चों सेक्शन डी पे पहुंचते हैं। बच्चों, क्योंकि ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर इंग्लिश में जारी किया गया है, तो इससे आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको करवा रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मेन क्या है, आपका क्वेश्चनों को जानना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर आपको कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए आप पूरे के पूरी वीडियो को देखें और समझें कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना? मीडियम से इतना कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। आप अगर समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे आने हैं तो आप अचीवमेंट कर सकते हैं। भले ही आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है 34 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखते हैं बच्चों। पहला पार्ट क्या कहता है? सृष्टि heated ethanol with a compound A in presence of a few drops of concentrated sulfuric acid and observed a sweet smelling compound B is formed. When B is heated with sodium hydroxide, it gives back ethanol and a compound C. ठीक है? यानी कि सृष्टि ने इथेनॉल को एक कंपाउंड ए के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट किया और एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी का फॉर्मेशन हुआ। अब बी को उसने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया तो इथेनॉल और कंपाउंड सी बन गया। यानी कि एक रिएक्शन हुई जिसमें इथेनॉल के साथ ए कंपाउंड को जो है फॉर्मेशन के लिए बनाया और बी कंपाउंड फॉर्म हुआ। ठीक है? फिर बी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो इथेनॉल कंपाउंड सी बन गया। अब नीचे क्या दिया हुआ? आइडेंटिफाई ए एंड सी, यानी कि हमें ए और सी के नाम बताने हैं। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले ए का नाम जान लीजिए। ए का नाम है आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है? यानी कि C2H5OH। ठीक है? फिर ये पूछ रहा है सी क्या है, तो सी क्या है आपका? सोडियम एसिटाइल या सोडियम आपका क्या लिख सकते हो? एसीटेट। ठीक है बच्चों? सी वाला ये कंपाउंड है। फिर कहता है गिव वन यूज ईच ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। ठीक है? अब ए है इथेनोइक एसिड बच्चों। ठीक है? तो ए का क्या काम है? इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन हम विनेगर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कुकिंग में इस्तेमाल होता है। और दूसरा क्या इस्तेमाल हो सकता है इसका बच्चों? प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स के लिए यूज हो सकता है बच्चों ये। ठीक है बच्चों? फिर ये पूछता है कंपाउंड कि क्या उनसा कंपाउंड जो बी कंपाउंड है उसका यूज क्या होता है, जिसमें से कैसी स्मेल आ रही है आपकी? स्वीट फ्रूट जैसी स्मेल आ रही है। वो है इथाइल एसीटेट बच्चों। ठीक है? इथाइल इथोनेट या इथाइल एसीटेट दोनों नाम दे सकते हैं उसे। वो क्या करता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो ये इसके यूजेज हो गए। अब इसमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर सी इसका मेन पार्ट है, ये इसकी जान है। ऊपर वाले क्वेश्चन अगर एक एक नंबर के हो गए तो ये 3 नंबर का बैठेगा बच्चों सीधा, क्योंकि 3 पार्ट है इसके। 2 रिएक्शन हो गए तुम्हारे, जिसमें इथेनॉल और ए का रिएक्शन हुआ, बी बन गया। और फिर बी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हुआ, सी बन गया। ये 2 रिएक्शन हो गए और एक नाम पूछ रहा है ये। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड द नेम द रिएक्शन। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो पहला रिएक्शन है जिसमें स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो है स्टेरिफिकेशन प्रोसेस, ईस्टर फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है? होता क्या है उसमें? हमारा इथेनॉल जो है, ठीक है बच्चों, वो रिएक्ट करेगा किससे? एसिटिक एसिड से। ठीक है? हमारा इथेनॉल और एसिटिक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है। ठीक है? COOH। अब ये H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, तो ये बना देगा इथाइल एसीटेट, CH3COOC2H5 और वाटर को अलग कर देगा। ठीक है? अब
ये तो हो गया पहला रिएक्शन आपका। फिर दूसरे में क्या कह रहा है ये, इथाइल, जो आपका इथाइल एसीटेट जो बना है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है, इसको हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो इसे प्लस NaOH को जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, CH3COONa और C2H5OH। ये हमारा दूसरा रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज़ें फॉर्म होंगी, ये दो रिएक्शन है, स्टरीफिकेशन प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं बच्चों उसका। अगला पार्ट क्या कहता है, ए और बी, यानी कि दोनों 2.5 नंबर के हो गए सीधे आपके। पहला क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विद इथेनॉल एट 443 केल्विन, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। यानी कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथेनॉल को हीट कर दिया 443 केल्विन पे, 443 केल्विन पे रिएक्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे एक समझ लीजिए चीज़ कि जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो उसमें से कोई चीज़ बाहर निकलती है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या होगा, जब हम इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो उसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब उसमें रिएक्शन कैसी होगी, C2H5OH। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 443 केल्विन टेम्परेचर और H2SO4 हमारा। तो जब ये बन जाएगा तो ये बनेगा आपका क्या, CH2 इथाइलिन और H2O बाहर निकल जाएगा आपका। ये बेसिक रिएक्शन इसमें होनी है बच्चों। ठीक है, अब है इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है, रिशु बाय मिस्टेक फॉरगेट टू लेबल द टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस करेक्टली, इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी कि एक रिशु बच्चे ने क्या किया, लेबल करना टू टेस्ट ट्यूब को भूल गया इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की। अब उसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ इथेनोइक एसिड है और कौन सी इथेनॉल है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है बच्चों, एक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा सकता है इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की। इनमें से एक जो है रिएक्ट करेगा, दूसरा रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कि इथेनॉल रिएक्ट करेगा नहीं करेगा और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो जब रिएक्शन कराएंगे हम तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी आपकी। पहली है 2CH3COOH, ठीक है, प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका ये। तो ये रिएक्ट करके CH3COONa, सोडियम एसीटेट और H2O वाटर और CO2 बाहर निकाल देगा। अब इसी की रिएक्शन जब हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, इसकी जगह हम सोडियम बाइकार्बोनेट लगा देंगे, यानी कि NaHCO3 लगा देंगे तो क्या करेगा, तब ये CH3COONa बनाएगा तब भी, और H2O प्लस CO2 बना देगा। ठीक है बच्चों, बैलेंस नहीं की है, बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटी होगी बच्चों। और इथेनॉल आपका रिएक्ट नहीं करेगा तो कोई रिएक्शन उसका होता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है आपका 35 में, दो पार्ट में ये भी क्वेश्चन है बच्चों आपका। तो पहले पहला भाग देखते हैं। पहला भाग में ए सेक्शन इसमें है, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए फ्रेगमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाना या एक फ्रेगमेंट से पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाना पॉसिबल क्यों नहीं है। तो बच्चों एक चीज़ आपको क्लास 9th में याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है और आखिरी में बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
तो एक फ्रेगमेंट जब हमने कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का लिया, तो वहाँ पे भी क्या चीज़ें हुई कि हमने कौन सी चीज़ ले ली हमें पता नहीं चला। या मान लो हमने सिर लिया, या पैर ली, या आँख से लिया कोई, या हाथ से लिया कोई टिश्यू, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन को बना पाएगा। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाना उसके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं, और स्पेशलाइज्ड फंक्शन जब उनमें होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो ऑर्गन का पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम को पूरे को बना देते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है काफ़ी कि किसी चीज़ को वो बना पाए। और जब वो बना नहीं पाएंगे तो फिर जो पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की, किसी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को कंस्ट्रक्ट करने की, वो क्या हो जाती है, वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है ना? तो मुश्किल इसी वजह से है कि बहुकोशिकीय या फिर मल्टी सेलुलर जो कोशिकाएं होती हैं, वो एक व्यवस्थित पूरे पूरे सीक्वेंशियल, या फिर आप ये कह लीजिए एक जो पैटर्न है उनका बिहेवियर का, उसके हिसाब से अपना डिवीजन करती हैं और उसी हिसाब से काम करती हैं। अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, और इसलिए पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना मुश्किल है। ये इसका बेसिक आंसर है बच्चों, समझा दिया मैंने आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर बी, सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी टू लिंक फॉर रिप्रोडक्शन, इलेडिकेट। यानी कि सेक्सुअल मैच्योरेशन रिप्रोडक्टिव टिश्यू और ऑर्गन का नेसेसरी है रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसा क्यों जरूरी है बच्चों? तो इसे भी एक पुराने एग्जाम्पल से समझिए बच्चों। क्लास 8th में एक चैप्टर था और 9th में आपने थोड़ा इंडिविजुअल उसमें पढ़ा होगा कि क्लास 8th में आपने क्या पढ़ा था, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में, जिसमें बताया गया था एडोलसेंस के बारे में। यानी कि आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और वो काम करना शुरू कर सकते हैं एज एन एडल्ट, पर आप एडल्ट नहीं है, पूरी तरीके से मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि उस पैटर्न में, यानी कि 13 से 18 का जो पैटर्न है आपका, 12 से 18 का जो एज ग्रुप है आपका, जिसे हम एडोलसेंस बोल देते हैं, पूरा मैच्योर नहीं बोलते, उसमें क्या है, धीरे धीरे जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब तक वो मैच्योरिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज़, हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, शरीर की जो बनावट है उसका अनुपात सही नहीं दिखाया जाएगा। जो हमारी किशोरावस्था या फिर एडोलसेंस के दौरान जो चीज़ें बननी शुरू होती हैं वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देंगी, यानी कि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से मैच्योरिटी की ओर नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, जो साइंस हैं, स्पेशल साइंस है, जैसे ब्रीड का निकलना है, जो आपका आवाज़ का चेंज होना, इस तरह के जो सेट्स हैं, अलग अलग बदलाव जो होते हैं लेडीज़ और जेंट्स यानी लड़के और लड़कियों में, उसमें भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। यानी कि पुबर्टी जो होता है वो पूरा पूरा इफेक्ट होगा। यानी कि आपका मैच्योरिटी कब आएगी, जब पूरी की पूरी चीज़ें आप कंप्लीट कर जाएं, यानी आप में सेक्सुअल और हार्मोनल दोनों बदलाव पूरे हो जाएंगे। अब जब सेक्सुअल और हार्मोनल और फिजिकल बदलाव पूरे हो जाते हैं तभी रिप्रोडक्टिव टिश्यू और रिप्रोडक्शन का काम शुरू हो पाता है अच्छी तरीके से बच्चों। ठीक है, ये आपका सेक्शन डी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।